माँ तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता है, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपने काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी आप उधर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विलम ने बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विलम की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई, देखो ना माँ, ये दादी यहीं डाइनिंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरी लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लाजवती हो। कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुक होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कहने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो उत्साहित था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तख्त भी सही लगाते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक तर्क ऊंचा था। उसके ससुराल भी एक उच्च घराने में थे। अंत वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होता देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी दूध घराने में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट नहीं हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप से सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता
थी तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो ऐसे गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएगा ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की याद के कारण वह अपने माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपने बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं देख रही, कहाँ है? जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने स्पष्ट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गया। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर बेहोश पड़ी है। डॉक्टर महेश दौड़कर सरस्वती के पास गया, उनके पैर छूकर रोने लगा। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वह, बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुम्हें तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं,
देवर जी विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। तो दोस्तों अब हम आदि कहानी पार्ट 2 में बताएंगे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।